हेलो एवरीवन, मैं सोनी पांडे आप सभी को यूट्यूब चैनल ईडू नॉलेज विद स्वागत करती हूँ। हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड का प्रैक्टिस सेट से स्टार्ट किए थे, जिसमें एक प्रैक्टिस सेट कर लिए थे। चलिए दूसरा प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावशाली समस्या समाधान रणनीति का एक उदाहरण है? साधन साध विश्लेषण समस्या का अनेक उपलक्ष्यों में विभाजित करना। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन यही सही हो जाएगा कि प्रभावशाली समस्या समाधान रणनीति का एक उदाहरण है साधन साध विश्लेषण समस्या का अनेक उपलक्ष्यों में विभाजित करना। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थियों को किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है? विद्यार्थियों को जोखिम लेने एवं चुनौतियों का सामना करने से हतोत्साहित करके नहीं, अपसारी चिंतन पर बल देकर नहीं, अभिसारी चिंतन को हतोत्साहित करके नहीं, अनेक परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहित करके तथा मूल विचारों को महत्व देकर। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हो जाएगा डी सही। निम्नलिखित में से कौन सा कारक कक्षा में सार्थक अधिगम का पक्ष लेता है? विषय वस्तु तथा बच्चों के संपूर्ण कुशल क्षेम एवं अधिगम के प्रति सच्चा सरोकार रखना। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा 3 का। बच्चों को पढ़ने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु परीक्षणों की संख्या को बढ़ाना, ये गलत हो जाएगा। बच्चों को पढ़ने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु पुरस्कारों को बढ़ावा देना, ये भी गलत हो जाएगा। और निर्देशों के लिए व्याख्यान विधि को अपनाना, ये भी गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हो जाएगा ए, विषय वस्तु एवं बच्चों को संपूर्ण कुशल क्षेम एवं अधिगम के प्रति सच्चा सरोकार रखना। क्वेश्चन नंबर 4, बच्चे अनेक घटनाओं के बारे में सहजनाभूत सिद्धांत की संरचना करते। इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? बच्चों के इन विचारों के लिए डांटना चाहिए, क्योंकि उनके विचार उनके शिक्षण में हस्तक्षेप करते नहीं, गलत है। संवाद के द्वारा बच्चों के इन अवधारणाओं को चुनौतीपूर्ण देनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 का बी सही हो जाएगा कि बच्चे अगर किसी घटना के सिद्धांत के बारे में सोचते हैं तो शिक्षक को उसके बारे में उन्हें बताना चाहिए। निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम के लिए एक प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली नहीं है? दिए गए ज्ञान को दोहराने पर ध्यान केंद्रित करना। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा कि जो शिक्षण प्रणाली के अधिगम नहीं शामिल किया जाता वह दिए गए ज्ञान को दोहराने पर ध्यान केंद्रित करना। बच्चों को अंतर्दृष्टि के द्वारा अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना, ये गलत हो जाएगा। प्रयोग एवं पर्यवेक्षण, ये भी गलत हो जाएगा। स्वाद एवं परिचर्चा, ये भी गलत हो जाएगा। शिक्षक कक्षा में पढ़ने में ध्यान न देने वाले बच्चों से किस प्रकार का व्यवहार कर सकते हैं? उन्हें गृह कार्य के रूप में अत्यधिक वर्ग सीट देकर नहीं, बच्चों को कक्षा से बाहर जाने के लिए कहकर नहीं, पूरी कक्षा में सामने उन्हें डर फटकार कर नहीं, उनसे बात करके और उनकी अरुचि का कारण जानने की कोशिश करके। तो क्वेश्चन नंबर 6 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, संरचनावादी उपागम बताता है ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है यत्रवद याद करना, नहीं। विद्यार्थी की पूर्व ज्ञान, ये सही हो जाएगा कि संरचना उपागम बताता है कि विद्यार्थी की पूर्व ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो 7 का बी हो जाएगा। जब विद्यार्थी पाने की इच्छा से बार बार किसी गतिविधि को करने का निर्णय लेते हैं, जैसे कि एक प्रयोग नियोजन में संचालन करना है जो कि प्रत्यक्ष रूप से उस गतिविधि से संबंधित नहीं है, जैसे कि एक स्टार या बैच प्राप्त करना, तब ऐसी स्थिति में क्या संभावनाएं उत्पन्न होती है? अन्य लोगों को खुश करने के लिए कार्य करने के बजाय स्वयं की निपुणता के लिए उद्देश्य निर्धारित करना, नहीं। अधिगम के प्रति भौतिकवादी अभिवृद्धि का विकास। तो 8 का बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, संज्ञान एवं संयोग के मध्य किस प्रकार का संबंध होता है? द्विदिशीय दोनों के बीच एक प्रगतिशील ट्रांसफर क्रिया होती है, नहीं। एक दूसरे से स्वतंत्र होती है, नहीं। एक दिशीय सहयोग संज्ञान को प्रभावित करते हैं। तो 9 का सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से क्या ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहल है? उद्दीपन प्रतिक्रिया संबंध, नहीं। सामाजिक पारस्परिक संबंध। तो क्वेश्चन नंबर 10 का बी सही हो जाएगा कि सामाजिक पारस्परिक संबंध ज्ञान के सार्थक संरचना के लिए प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 11, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशलों, मूल्यों एवं अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं और उन्हें समाज का जिम्मेवार एवं क्रियाशील सदस्य बनाते हैं, उसे क्या कहा जाता है?
11 का विभेदीकरण नहीं, समाजीकरण। तो 11 का बी सही हो जाएगा। सामाजिकरण ही बच्चे की आदतों, कौशल, मूल्य, अभिप्रेरणा को विकसित करता है और उन्हें समाज के लिए जिम्मेदार एवं क्रियाशील सदस्य बनाता है। मानव विकास के संदर्भ में आनुवंशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया है और मानव विकास को प्रभावित करता है। तो 12 का ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षक के निर्देशों के अनुसार विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान का अनुसरण किया जाता है। ये गलत है। विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। तो 13 का बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, आपकी कक्षा के एक विद्यार्थी को विभिन्न स्रोतों से बार बार यह बताया गया कि उसके सामाजिक वर्ग के लिए शैक्षिक क्षेत्र निम्न स्तरीय प्रदर्शन करते हैं। इस रूढ़िवादिता एवं पारंपरिक रूढ़िवादी आशंका के प्रभाव को कम करने के लिए एक शिक्षक को क्या पहल करनी चाहिए? ए, विभिन्न सामाजिक वर्गों के रोल मॉडल से संबंधित कहानियों को, उदाहरणों को प्रस्तुत करना चाहिए। ए सही हो जाएगा 14 का। क्वेश्चन नंबर 15, एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? केवल प्रतिभाशाली एवं योग्य बच्चों के लिए ध्यान देना चाहिए? नहीं, यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चों में अपनी योग्यता एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता है। 15 का 20 सही हो जाएगा कि विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चों में योग्यता एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता होती है। बाल अवस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है? यह कि बच्चे शून्य से शुरुआत करते हैं और उनके गुण पूरी तरह परिवेश द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। नहीं, यह विभिन्न संस्कृति संदर्भों में सार्वभौम रूप से समान होता है। तो 16 का बी सही हो जाएगा कि सांस्कृतिक संदर्भों सार्वभौम में समान होता है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सी मध्य बाल अवस्था की विशेषता है? अधिगम मुख्य रूप से संवेदी एवं चालक गतिविधियों द्वारा घटित होता है। नहीं, शारीरिक वृद्धि एवं विकास बहुत तेज गति से होता है। नहीं, अमृत रूप से सोचने तथा वैज्ञानिक तर्क का प्रयोग करने की योग्यता विकसित होती है। नहीं, बच्चे तार्किक एवं अमृत रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। तो 14 का डी सही हो जाए कि मध्य बाल अवस्था की विशेषता ये है कि बच्चे तार्किक एवं अमृत रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, परिवार एवं आस पड़ोस बच्चों को समाजीकरण की द्वितीय एजेंसियाँ है। नहीं, मनोवैज्ञानिक एजेंसियाँ। नहीं, प्राथमिक एजेंसियाँ है। 18 का सी हो जाएगा। परिवार एवं आस पड़ोस बच्चों के समाजीकरण की प्राथमिक एजेंसियाँ है। वाइगोत्स्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चों के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित किया जाता है तो इसे अंतः व्यक्तिनिष्ठता कहते हैं। नहीं, खोजपूर्ण अधिगम कहते हैं। तो 19 का बी हो जाएगा कि खोजपूर्ण अधिगम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, समाज के विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त मानी जाने वाली पारूपिक विशेषताएं के बारे में जन सामान्य की अवधारणाओं को क्या कहते हैं? जेंडर रूढ़िवादिता। 20 का ए सही हो जाएगा, जेंडर रूढ़िवादिता। हाल ही में पाठ चर्चा में ऐसी कहानियों को शामिल करने के लिए विवेकशील प्रयास किया गया है कि जिसके पिता घर के कार्यों में लगा रहता है और माता साहसी गतिविधियों करती है। यह कदम किस लिए महत्वपूर्ण है? यह जेंडर विभेदीकरण को बढ़ाता है। नहीं, यह जेंडर पक्षपात को सशक्त करता है। नहीं, यह जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करता है। तो क्वेश्चन 21 का सी हो जाएगा कि जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करता है। क्वेश्चन नंबर 22, हार्वर्ड गार्डनर की बहुवृद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि करने वाला एक शक्ति की क्या विशेषताएं हो सकती है? पैटर्न को खोजने एवं तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता। ये गलत हो जाएगा। 22 का ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है? 23 का ये हो जाएगा, अमृत सक्रियात्मक अव्यवस्था में विकसित होता है। क्वेश्चन नंबर 24, किसके अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाएं तथा सांस्कृतिक संदर्भ प्रभाव को समझना आवश्यक है? लेई वाइगोत्स्की। ये इम्पॉर्टेंट है। सतत एवं समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल है? विभिन्न प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए दोनों संरचनात्मक एवं संकलनात्मक आकलन का प्रयोग करते। तो 25 का ए सही हो जाएगा
इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल ईडू नॉलेज विद सोनी को ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद। बाय बाय।